गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं गुरप्रीत सिंह। अगर मैं बात करूं, ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है जी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर हमें इस बैच की एक डेमो क्लास दी जाए। सो हमने डिसाइड किया कि एक हम रिकॉर्डेड क्लास जो है वो यूट्यूब पे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, जो एज डेमो पर्पस के लिए रहेगी। इसके बाद जितनी भी रीजनिंग की क्लासेस रहने वाली हैं आगे जाके, या तो वो हमारे यूट्यूब के प्राइवेट चैनल पे अपलोड की जाएगी और उन्हीं स्टूडेंट को लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जो स्टूडेंट इस बैच को इनरोल कर चुके हैं। और अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स 32+ स्टूडेंट इस बैच को इनरोल कर चुके हैं। मतलब एटलीस्ट 10-15 बच्चों की इंक्वायरी थी कि सर एक आप डेमो प्रोवाइड कर दो। सो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हम YouTube पे एक फ्री वीडियो जो है वो अपलोड कर रहे होंगे। इसके बाद जितनी भी रीजनिंग की वीडियो आएगी, या तो वो जूम ऐप पे पढ़ाई जाएगी, या उसके साथ साथ हम YouTube पे प्राइवेट चैनल जो रहेगा हमारा, उसका लिंक उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड करेंगे जिन्होंने इस बैच को इनरोल कर रखा है। अगर आप लोग भी इस बैच को इनरोल करना चाहते हैं, ये आज फर्स्ट क्लास है जी, ठीक है जी। अगर आप इस बैच को इनरोल करना चाहते हो सर, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपको बाकी की डिटेल सारी की सारी इस व्हाट्सएप पे शेयर कर दी जाएगी। क्लियर सर? सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं क्लास की तरफ आ रहा हूँ। अगर आप बात करो पीओ की, या बात करो आप बैंकिंग एसोसिएट्स की, तो आप जानते हो यार, पीओ का जो पैटर्न रहता ना भाई साहब, उसमें 3 स्टेप रहते हैं। एक आपका सबसे पहले प्री, देन मेंस और देन इंटरव्यू। अगर मैं बैंकिंग एसोसिएट्स की बात करूं तो बैंकिंग एसोसिएट्स का एक सिंगल ही एग्जाम होगा और वो सिर्फ आपका प्री का रहने वाला है। मतलब जिस तरह से आईबीपीएस क्लर्क का प्री रहेगा या जेके बैंक पीओ का प्री रहेगा, एज इट इसी तरह का एग्जाम बैंकिंग एसोसिएट के लिए लिया जाएगा। जो मतलब एक ही एग्जाम होगा, उसको आप मतलब प्री का सिंगल एग्जाम बोल सकते हो। मतलब ये प्री के कंटेंट के हिसाब से एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सो इन दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों के प्री को फोकस किया जाए, स्पेशली जेके बैंक के लिए। तो जेके बैंक के लिए जो रीजनिंग का सेक्शन रहेगा, इन दोनों पेपरों में जो प्री में रीजनिंग की वेटेज होगी भाई साहब, वो 35 मार्क्स की होगी, मैथ्स की भी 35 की होगी और इंग्लिश की 30 मार्क्स की होगी। ये बात आपको फर्स्ट काफी सारी वीडियो में हमने डिस्कस भी कर रखी है। सो यहां मैं बात कर रहा हूं आपके साथ रीजनिंग। क्लियर सर? अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का आज फर्स्ट लेक्चर है। अब हम रीजनिंग को पढ़ने जा रहे हैं। सो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप लोगों को रीजनिंग का सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है, जो ये दोनों के दोनों एग्जाम अपने प्री में पूछने जाएंगे। ये दोनों के दोनों एग्जाम अपने पेपर में इसी सिलेबस के ऊपर क्वेश्चनों को बना रहे होंगे। तो सर ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले रीजनिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं भाई साहब। फर्स्ट वन योर वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, और लास्ट वन योर लॉजिकल रीजनिंग। क्या ये बात क्लियर की सर? वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे? फर्स्ट वन योर अल्फाबेटिकल सीरीज, शाबाश, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप मेरे साथ साथ चीजों को राइट डाउन कर रहे होंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज, नेक्स्ट वन योर कोडिंग डिकोडिंग, नेक्स्ट शाबाश, ब्लड रिलेशन, नेक्स्ट जी ऑर्डर रैंकिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, और लास्ट वन योर डाटा सफिशिएंट। क्या ये बात क्लियर है सर? अगर मैं एनालिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो इनमें कौन कौन से चैप्टरों को हमने पढ़ना होगा? फर्स्ट वन योर इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, मशीन इनपुट, और लास्ट वन योर डिसीजन मेकिंग। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं बैंकिंग एसोसिएट और पीओ के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो भाई साहब रीजनिंग का जो पेपर रहने वाला है वो इन्हीं 2 कंपोनेंट के बीच में से आ रहा है। मतलब यही चैप्टर होंगे जो आपके प्री में पूछे जाएंगे, पीओ में भी और बैंकिंग एसोसिएट्स में भी। क्या ये बात क्लियर है? इसके अलावा जो भी स्टूडेंट पीओ का प्री क्वालिफाई करेगा और जब वो मेन में जाएगा ना सर, तो उसके सामने ये वाला कंपोनेंट भी दिखना शुरू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं जी लॉजिकल रीजनिंग। क्लियर सर? अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो चैप्टर 1 योर अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, और लास्ट वन योर ड्राइंग इन्फरेंस। क्या ये बात क्लियर है? इसके साथ एक और चैप्टर हम पढ़ेंगे इसी में, उसको बोला जाएगा डाटा फ्लो डायग्राम। एसबीआई ने पूछा था तो पीओ डिमांड कर सकता है इस चैप्टर की भी। इस चैप्टर का नाम क्या है? एक और अनदर चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग में, दैट इज डाटा
फ्लो डायग्राम। क्या ये बात क्लियर है जी? तो अब हमने अच्छे से इसके सिलेबस को समझ लिया सर। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम रहेगा जी इनइक्वालिटी। क्लियर सर? हाँ जी सर। अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं तो आज का टॉपिक रहेगा जी इनइक्वालिटी। अगर मैं इस टॉपिक की वेटेज की बात करूं, चाहे आप बैंकिंग एसोसिएट की बात कर लो, चाहे आप पीओ की बात कर लो, तो ये चैप्टर भाई साहब आपको दोनों के एग्जाम जो प्री होगा उसमें कितने नंबर का दिखेगा जी? 5 नंबर का। क्या ये बात क्लियर है जी? सबसे पहले अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं तो इनइक्वालिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है जी? असमानता। क्लियर सर? असमानता। और अगर मैं इसको रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो रीजनिंग में इसका मतलब होगा चीजों का कंपैरिजन करना। और आप जानते हो भाई साहब, जब भी चीजों का कंपैरिजन किया जाता है तो उसके लिए हमारे सामने फर्स्ट सिंबल जो निकल के आया, और इस सिंबल को क्या बोला गया सर? बोलो तो ग्रेटर। क्या ये बात क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा सर ए ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब क्या होगा सर? शाबाश। इसका मतलब यही होगा सर कि ए जो है वो बड़ा किससे है? बी से। क्या ये बात क्लियर है? कहने का मतलब जिस तरफ सिंबल का फेस जो है ना सर ये ओपन होगा वो साइड क्या होगी? ग्रेटर। और जिस साइड सिंबल का फेस क्या होगा? क्लोज होगा सर, वो साइड क्या होगी? आपकी स्मॉल। क्या ये बात क्लियर हुई? मैंने क्या कहा अगेन देखते हैं। मैंने एक अनदर एग्जांपल में कहा सर, जैसे मैंने कहा एम, इस वाली एग्जांपल को कैसे रीड किया जाएगा? इसको रीड किया जाएगा एम ग्रेटर देन एन। कहने का मतलब जिस तरफ सिंबल का फेस ओपन है वो साइड बड़ी, और जिस साइड सिंबल का फेस क्लोज हो रहा है वो साइड क्या होगी? स्मॉलर। क्या ये बात क्लियर है? तो आप सारे इस सिंबल को अच्छे से जान चुके होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। तो फर्स्ट सिंबल हमने इनइक्वालिटी में कंपैरिजन किसने किया? ग्रेटर देन के साथ। अगर मैं अनदर सिंबल की बात करूं, अनदर सिंबल की अगर मैं बात करूं तो इस सिंबल को क्या बोला जाएगा सर? शाबाश, जल्दी से। इस सिंबल को क्या बोला जाएगा? अगर मैं इस सिंबल की बात करूं तो इस सिंबल को बोला जाएगा सर लेस देन। क्लियर सर? जैसे मैंने कहा P लेस देन Q। क्या ये बात क्लियर है? तो मतलब जिस साइड सिंबल का फेस क्लोज है वो साइड छोटी, जिस साइड सिंबल का फेस ओपन है वो साइड बड़ी। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ यार, मेरे को छोटी सी बात बताओ। मैंने स्टार्टिंग में लिखा था A ग्रेटर देन B। ये बात क्लियर है जी? A बड़ा किससे है? B से। अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख दूं, क्या कोई फर्क है? तो कहने का मतलब आप जब भी चीजों को रीड करते हो तो ये होता है सब्जेक्ट और ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब ये बात तो अच्छे से जानते हो, जहां से चीजों की शुरुआत होती है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है, और यहां पे चीजें खत्म हो रही होती हैं उसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। और इनइक्वालिटी हमें एक और रूल सिखाता है कि जब भी हमने सिंबल को रीड करना ना सर, तो हमें सब्जेक्ट उसी को मानना है जिस साइड सिंबल का फेस क्या होगा? ओपन। तो कहने का मतलब A ग्रेटर देन B, ग्रेटर देन सिंबल है, बट अगेन A ग्रेटर देन B। इसको आपने B लेस देन A नहीं पढ़ना। अगर मैं बोलूं तो इसको पढ़ने का तरीका क्या रहने वाला है आगे जाके? A ग्रेटर देन B। क्या ये बात क्लियर है? तो कहने का मतलब ग्रेटर को ही मैं इस तरह से लिख रहा हूं तो है ये ग्रेटर है, बट अगर इस तरह से लिख रहा हूं तो ये लेस बन रहा है, बट सिंबल कौन सा? ग्रेटर का ही है। क्लियर सर? रीड करने का तरीका क्या है? आपने ये नहीं रीड करना कि सर P लेस देन Q। रीड करने का तरीका क्या होगा? Q ग्रेटर देन P। क्या ये बात क्लियर कर पाए? अगेन एक और एग्जांपल, शाबाश, रीड करके बताओ। तो रीड करने का तरीका क्या होगा सर? N ग्रेटर देन M। तो इस चैप्टर में आपने एक ही सिंबल के ऊपर काम करना है, बाकी हम किसी और अनदर सिंबल को नहीं जानते, और उस सिंबल का नाम क्या है? ग्रेटर देन। क्लियर सर? कहने का मतलब उसी को सब्जेक्ट रीड किया जाएगा जिस तरफ सिंबल का फेस क्या होगा? ओपन। तो इसको क्या रीड किया जाएगा? N ग्रेटर देन M। क्या ये बात क्लियर है? शाबाश, एक और एग्जांपल रीड करने का तरीका सर, शाबाश। तो इसको क्या रीड किया जाएगा? S ग्रेटर देन R। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं इस सिंबल को आप अच्छे से सीख चुके होंगे कि इस सिंबल को हमने इस चैप्टर में रीड किस तरह से करना है। क्लियर सर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सिंबल हम कौन सा रीड करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर सर? मैंने कहा सर इस तरह से T ग्रेटर देन इक्वल टू R।
तो इसका मतलब क्या है सर, टी जो है वो बड़ा किससे है, आर से। शाबाश, टी जो है वो बड़ा किससे है, आर से। साथ में क्या, इक्वल होने की संभावना भी रख रहा है। एग्जामिनर इस सिंबल को ऐसे भी लिख सकता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो इसको ऐसे भी लिख सकता है। मतलब इक्वल टू लिखने का तरीका क्या होगा, या तो वो एक लाइन लगा सकता है या तो डबल लाइन भी लगा सकता है। दोनों का मतलब क्या होगा सर, सेम होगा। तो अनदर हमने एक और सिंबल को पढ़ा, और इस सिंबल का नाम क्या था, टी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। क्लियर सर, शाबाश, इस सिंबल को रीड कर दो। जो काम हमने इन एग्जाम्पल में किया वही काम यहां कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब लेस का तो हमने नाम ही नहीं लेना। रीड कैसे किया जाएगा सर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम। क्या ये बात क्लियर है? और हमारे सामने एक और सिंबल देखने को मिला, आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अगर मैं चीजों को यहां से रीड कर रहा हूं तो फिर ये सिंबल लेस देन इक्वल टू है, बट अगर यहां से रीड कर रहा हूं सर, यहां से रीड कर रहा हूं, तो फिर ये सिंबल यही रहने वाला है। क्या ये बात समझ आई? और लास्ट वन यूर इक्वल टू। तो हम इस चैप्टर में टोटल 5 तरह के सिंबल को देख रहे हैं, बट हमने फोकस किस पे करना सर, सिर्फ एक ही सिंबल पे, एक ही, कहने का मतलब इनइक्वालिटी पे, और वो कौन सी रहने वाली है, ग्रेटर देन। क्या ये बात क्लियर है? आपको इनइक्वालिटी की पहचान होनी चाहिए, सिंबलों की पहचान होनी चाहिए, तभी मैंने ये सारे के सारे सिंबल आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं सर। क्या ये बात क्लियर है सर? शाबाश। देखो बेटा, कभी भी डरना नहीं चीजों से। मैं चीजों को बड़ी स्लो पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। चाहे कोई स्टूडेंट जिसने मेरे से पहले भी पढ़ रखा है, बट उसको 15-20 मिनट का पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम इनरोल किया है, मेरे को उनको भी साथ में लेके चलना है। क्लियर सर? सो जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम इनरोल किया है, डरने वाली कोई जरूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल चीजों को जीरो से लेके चलना है। क्लियर सर? सबसे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर की, तो चैप्टर का नाम रहेगा जी इनइक्वालिटी। अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं तो इसमें हम कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे सर? सबसे पहला टाइप नंबर 1, डायरेक्ट फॉर्म। शाबाश, उम्मीद कर रहा हूं साथ साथ राइट डाउन कर रहे होंगे। टाइप नंबर 2, कोडेड फॉर्म। लास्ट वन यूर टाइप नंबर 3, इंडिकेटिंग फॉर्म। क्या ये बात क्लियर है सर? हम इस चैप्टर में 3 तरह के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, बट इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके इनइक्वालिटी के डाटा सफिशिएंट में यूज होते हैं, वो मिसलिनियस के क्वेश्चन कॉल किए जाएंगे। उन क्वेश्चनों को भी हम जब ये तीनों टाइप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, फिर हम इसमें मिसलिनियस के क्वेश्चनों को भी डिस्कस कर लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं आपके जैसे प्री का एग्जाम है, तो प्री में जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, मोस्टली वो ऑलवेज इसी टाइप से पूछा जाता है। काफी सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया भी होगा और वो इस बात से सहमत भी रहे होंगे कि हाँ भी सर, डायरेक्ट फॉर्म से ही 5 नंबर का क्वेश्चन प्री के लिए पूछा जाता है। बट जब भी सर आप प्री के बाद मेन देने जाते हो, तो वहां फिर चीजें वो डायरेक्ट के साथ नहीं, किसके साथ पूछता है सर? 5 नंबर की अगेन कोडेड फॉर्म के साथ। कोडेड नहीं तो कौन सी? आपकी साथ में इंडिकेटिंग फॉर्म। कहने का मतलब कई बार 3 क्वेश्चन ये होते हैं, 2 क्वेश्चन ये होते हैं, और कई बार प्री में 3 क्वेश्चन ये होते हैं और 2 क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं। तो मतलब कहने का इन तीनों टाइपों का कैसे भी करके कॉम्बिनेशन बना के वो 5 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछ रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है सर? शाबाश, 5 सेकंड का टाइम देता हूं, टाइप्स को राइट डाउन कर लो अच्छे से। क्लियर सर? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज की क्लास में हम टाइप नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं, और टाइप नंबर 1 का नाम हमने क्या देखा सर? शाबाश, टाइप नंबर 1 का नाम हमने क्या पढ़ा सर? डायरेक्ट फॉर्म। अगर सर मैं डायरेक्ट फॉर्म की बात करूं तो सबसे पहले पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि पेपर में जब एग्जामिनर हमारे सामने क्वेश्चन रखता है तो वो क्वेश्चन किस तरह का होता है। क्लियर सर? तो सबसे पहले एग्जामिनर क्या करता है, हमारा एक स्टेटमेंट गिवन होती है सर। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है जी, इस तरह से आपके सामने एक स्टेटमेंट गिवन है, और इसी स्टेटमेंट के बेस पे एग्जामिनर हमारे सामने क्या रखता है? कुछ कंक्लूजन रखता है। क्लियर सर? कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। अगर मैं बात करूं, जैसे आपके सामने टोटल 5 स्टेटमेंट पेपर में दी जाती है, और हर स्टेटमेंट के बेस पे 2-2 कंक्लूजन दिए जाते हैं। तो मैं एक ही एग्जांपल अभी उठा रहा हूं।
एक स्टेटमेंट है और इसके ऊपर कंक्लूजन नंबर 1 क्या है जी आपका, क्लियर सर। मतलब स्टेटमेंट के बेस पे एग्जामिनर कितने कंक्लूजन देगा, 2 कंक्लूजन देगा, और इन 2 कंक्लूजन के बेस पे एग्जामिनर जो ऑप्शन देगा ना भाई साहब, वो किस तरह के होंगे वो भी देख लो एक बार। ओनली फर्स्ट इज फॉलो, शाबाश। ओनली सेकंड इज फॉलो, either 1 or 2nd follow, neither 1 nor 2 follow, both 1 और 2 follow। क्या ये बात क्लियर की आपने? मतलब एग्जामिनर आपको सबसे पहले स्टेटमेंट देगा, एग्जाम्पल नंबर 1, स्टेटमेंट के बेस पे क्या देगा भाई साहब, कंक्लूजन देगा, और कंक्लूजन के बेस पे क्या देगा, ऑप्शन देगा। पहले हम सीख लेते हैं चीजों को, कैसे ऑप्शन को क्लिक करना होता है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, मैं देखो कंक्लूजन जो होता है ना, कंक्लूजन का मतलब होता है एग्जामिनर ने अपनी बात को आपके सामने रखा, आपको चेक करना है कि ये बात ट्रू है या ये बात क्या है, फॉल्स। बट किसके बेस पे आपको ये बात चेक करनी है, स्टेटमेंट के बेस पे। क्लियर सर? एक छोटी सी कहानी के साथ मैं इन चीजों को रिलेट करना चाहता हूँ। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ऑलवेज डेफिनेट बात लिखी गई होगी। मतलब एक जज, आपको पता है जब भी जज कोई भी डिसीजन देता है तो वो डिसीजन ऑलवेज क्या होता है, 100% ट्रू। कहने का मतलब वो काफी टाइम ले लेता है किसी डिसीजन को देने में, काफी उस पर आपको पता है बार बार जैसे तारीख पे तारीख आप बोलते हो तो काफी टाइम ले लेता है, बट फाइनली वो आपको सोल्यूशन क्या देता है, 100% ट्रू। उसके बेस पे कंक्लूजन होते हैं। कंक्लूजन मतलब वकील। देखो जो वकील होता है जरूरी नहीं होता वो सही बात को, सही आर्गुमेंट को उसके सामने बोले। आर्गुमेंट सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, बट डिसाइड कौन करेगा, जज। क्या ये बात समझ पाए आप? जो कंक्लूजन होगा मतलब आप अपने एक समझ के लिए सोच सकते हो, ये एक वकील है जो एक आर्गुमेंट को रख रहा है, मतलब ये आर्गुमेंट है, ये वकील है ये एक आर्गुमेंट को रख रहा है, ये सही होगा या गलत होगा, डिसाइड कौन करेगा, जज। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं, मैं सपोज मान के जा रहा हूं, अगर ये कंक्लूजन ट्रू होता और ये कंक्लूजन क्या होता, फॉल्स। सपोज मैं कर रहा हूं, कैसे ट्रू कैसे फॉल्स, अभी हम 5 मिनट के बाद इस चीज को समझेंगे। मैं सपोज कर रहा हूं अगर पहला कंक्लूजन ट्रू होता और दूसरा कंक्लूजन क्या होता भाई साहब, फॉल्स, तो उस केस में आंसर कौन सा, ऑप्शन कौन सा क्लिक होता, ओनली 1 फॉलो। क्या ये बात समझ पाए? अगर यहां पे इस तरह से चीजें होती तो फिर कौन सा ऑप्शन ट्रू होता, शाबाश जल्दी से बता दो। उस केस में आंसर कौन सा ट्रू होता, ओनली 2nd फॉलो, फिर इस पे क्लिक होता सर। क्या ये बात समझ पाए? अगर आपके दोनों ऑप्शन ट्रू होते, शाबाश। अगर आपके दोनों कंक्लूजन ट्रू होते तो फिर कौन सा ऑप्शन क्लिक होता, शाबाश। तो उस केस में आपका आंसर ऑप्शन कौन सा क्लिक होगा, बोथ 1 और 2 फॉलो। क्या ये बात समझ पाए? अगर आपके दोनों ऑप्शन फॉल्स होंगे सर, तो उस केस में आंसर क्या क्लिक होगा, शाबाश। देखो जब भी दोनों के दोनों ऑप्शन फॉल्स होंगे ना, तो फिलहाल अभी के लिए आपने कौन सा ऑप्शन क्लिक करके चलना उस पे, नाइदर 1 नॉर 2। क्लियर सर? अगर मैं इस आइदर की बात करूं तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आइदर का ऑप्शन कब क्लिक किया जाता है। पॉइंट क्लियर है जी? फिलहाल अगर आपके दोनों ऑप्शन फॉल्स होते दिखाई देंगे, जो आपको मैं एक पेड असाइनमेंट सेंड करूंगा आज ही व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो बच्चे इनरोल कर चुके हैं उनको, अगर आपका किसी भी ऑप्शन के दोनों कंक्लूजन फॉल्स हो रहे हैं तो फिलहाल आज के लिए आपने आंसर क्या मान के चलना है, नाइदर 1 नॉर 2। पॉइंट क्लियर है जी? और नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा कि नाइदर और आइदर कब लग रहा होगा। फिलहाल आपने दोनों फॉल्स ऑप्शन के लिए कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, नाइदर 1 नॉर 2। एक बार जल्दी से देख लो फिर से। जब पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, शाबाश, ओनली 1, गुड। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, शाबाश, ओनली 2nd। दोनों ट्रू तो बोथ 1 और 2 फॉलो, और अगर दोनों फॉल्स तो फिलहाल के लिए नाइदर 1 नॉर 2। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इस इनइक्वालिटी के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ चुके होंगे कि सर फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी डायरेक्ट फॉर्म। देखो डायरेक्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो आपके सामने स्टेटमेंट दी जाती है ना भाई साहब, इसमें जो सिंबल यूज किए जा रहे हैं यही तो सिंबल यूज किए जा रहे हैं।
अगर ये सिंबल डायरेक्ट यूज किए जा रहे होंगे तो इसी टाइप का क्या नाम रहने वाला है, डायरेक्ट फॉर्म। और अगेन यही सिंबल कंक्लूजन में भी डायरेक्ट यूज किए जा रहे हैं, तो टाइप कौन सी होगी, डायरेक्ट फॉर्म। क्या ये बात क्लियर है? शाबाश। मैं चाहता हूं एक बार इस क्वेश्चन को आप लिख लो, ताकि जब आज का कंसेप्ट हम खत्म करेंगे तो अगेन मैं, हाँ जी सर, अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट फॉर्म की एग्जांपल नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, आपके सामने इस तरह से एक स्टेटमेंट होगी। क्लियर सर? अगर मैं डायरेक्ट फॉर्म की बात करूं तो डायरेक्ट फॉर्म में भी दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंक्लूजन देख लेते हैं जी। जैसे मैंने फर्स्ट कंक्लूजन लिखा ए ग्रेटर देन डी, आपको चेक करना है ये कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। पॉइंट क्लियर है जी? कहने का मतलब ये वकील है, इसने बात को रखा, जज को डिसाइड करना ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। क्लियर सर? नेक्स्ट कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, शाबाश, दो कंक्लूजन फिलहाल लेके चलते हैं। देखो भाई साहब, फर्स्ट कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, फर्स्ट कंक्लूजन ने कहा, मतलब वकील ने कहा कि सर ए बड़ा किससे है, डी से, मतलब ए बड़ा किससे है, डी से। क्लियर सर? ए बड़ा है डी से। मैंने इस बात को चेक किया स्टेटमेंट के पास, मतलब जज के पास, जब मैंने देखा तो सर ए यहां था और डी यहां था। ये बात क्लियर है? तो इन्हीं के बीच के सिंबल डिसाइड करेंगे क्या ये बात सही है या गलत है। क्या ये बात समझ पाए? इन्हीं के बीच के सिंबल डिसाइड करेंगे क्या ये बात सही है या गलत। अब आप एक और बात को समझो, जब मैं ए से डी की तरफ चलता हूं, जब मैं ए से डी की तरफ चलता हूं तो सब सिंबल के फेस मेरे को एक ही साइड दिख रहे हैं, जैसे इसी तरफ दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड। तो कहने का मतलब जब भी किसी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कंक्लूजन में जो गिवन स्टेटमेंट के सिंबल होंगे वो एक साइड होंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे यहां पे क्या है, ए और डी, इनमें जो गिवन सिंबल है इन सबके फेस सर क्या है, एक ही साइड है। तो इस तरह के ऑर्डर को क्या बोला जाता है सर, सिमेट्रिक ऑर्डर। क्या ये बात समझ, ये बात क्लियर की आप लोगों ने? अगर मैं बात करूं यहां पे डी से लेके एच तक, तो शाबाश मेरे को बता दो कौन सा ऑर्डर है सर, डी से एच तक तो सिंबलों के फेस एक ही तरफ ओपन है, तो अगेन कौन सा केस हुआ, सिमेट्रिक केस। क्या ये बात क्लियर की? और जब भी सर सिमेट्रिक केस होगा तो जैसे यहां पे है, इन सब सिंबल के फेस लेफ्ट साइड है, इस तरफ है, तो कौन कौन से सिंबल यूज किए जा सकते हैं सर, एक ये सिंबल, एक ये सिंबल और एक ये सिंबल। क्या ये बात क्लियर की? जब भी किसी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में जितने भी सिंबल गिवन होंगे, अगर मैं बात कर लूं सर ए से लेके एच तक, तो सर ए से एच तक सब सिंबल के फेस एक ही तरफ ओपन है, एक ही तरफ ओपन है, तो कौन सा ऑर्डर होगा, सिमेट्रिक ऑर्डर। और सिंबल कौन कौन से रह सकते हैं, ये तीन सिंबल। क्लियर सर? अब एक बार इसको हम मैथमेटिकल देख लेते हैं। मैं सपोज कर रहा हूं यहां से ए ग्रेटर देन डी से, सपोज मैं कर रहा हूं डी की वैल्यू 4 है। क्लियर सर? डी के पास कितनी वैल्यू है, 4। देखो, ट्रिक करने से पहले बेसिक का जानना बड़ा जरूरी है सर। जब आप बेस जान लोगे आप इस अप्रोच पे काम कर लोगे। क्लियर सर? एक बार बेसिक देख लेते हैं, फिर हम ट्रिक की तरफ भी आएंगे। मैं सपोज कर रहा हूं डी की वैल्यू है 4। अगर डी की वैल्यू 4 है सर, तो सी की वैल्यू भी क्या होगी, शाबाश, 4 ही रही होगी क्योंकि इक्वल है। अब बी की वैल्यू क्या होगी सर, सर बी की वैल्यू 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। क्या ये बात एग्री कर रहे हो? क्योंकि बी क्या बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अगर ये भाई साहब 4 और 5 है, बट ए की वैल्यू क्या होगी, अगेन बी से बड़ी, तो मतलब अगर ये 4 या 5 हुई तो ए को क्या होना है, 6 या 6 से बड़ा नंबर। क्या ये बात एग्री कर रहे हो कि ए को क्या होना सर, 6 या 6 से बड़ा नंबर। तो शाबाश, मेरे को एक बात बताओ, 6 और 4 की अगर मैं बात करूं तो 6 क्या है जी, 4 के कंपैरिजन, क्या ये बड़ा होगा, क्या ये छोटा होगा या इक्वल होगा, शाबाश। तो आप सबने कहा सर 6 ग्रेटर देन 4, ये बात सही है। इसी बात को वो रीजनिंग में एक इलॉजिकल वे में लिखता है, मतलब लेटर्स की फॉर्म में लिखता है, जैसे यहां लिखा ए और डी, बट ये जो ग्रेटर है ना भाई साहब, ये सेंस सेम दे रहा हूं। तो मैंने क्या कहा कि सर यहां पे आपको क्या मिला, ए ग्रेटर देन डी, और आप लोगों ने देखा सर हाँ भी सर 6 बड़ा है 4 से, तो मतलब ए भी बड़ा किससे होगा, डी से, तो ये कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू। क्या ये बेसिक बात को समझ पाए? क्लियर सर? अगर आप बेसिक बात को समझ पाए हो तो, बट पेपर में हमें इस अप्रोच के साथ काम नहीं करना होता, इस अप्रोच के साथ काम नहीं करना।
पेपर में आपको पता है रीजनिंग है, और रीजनिंग का मतलब ही होता है लॉजिक के साथ चीजों को सॉल्व करना। तो अगेन हम इसको कंपैरिजन करके लॉजिक के साथ ही सॉल्व किया करेंगे। क्लियर सर? कैसे? देखो मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है जी, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने कहा सर आपके सामने 3 सिंबल है, या 3 सिंबल का मतलब क्या है, आप मेरे को जल्दी से बता दो। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी फैमिली में टोटल नंबर ऑफ जनरेशन कितनी है सर? शाबाश। टोटल नंबर ऑफ जनरेशन कितनी है सर? अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं तो आप सन या डॉटर। अगर आप सन डॉटर हो तो ऊपर क्या मिलेगा? फादर या मदर। अगर फादर और मदर है तो ऊपर क्या मिलेगा? ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। क्या ये बात एग्री कर रहे हो? किसी फैमिली में टोटल नंबर ऑफ जनरेशन कितनी है? 3। क्लियर सर? उसी तरह से ये 3 जनरेशन है, समझ के चलो। ये भी कितनी जनरेशन है? 3। और ये वाला जो सिंबल है ना सर, ये वाला सिंबल रोल प्ले करेगा एज योर ग्रैंडफादर। ये वाला सिंबल कौन सा रोल प्ले करेगा? एज योर फादर या मदर। और ये वाला सिंबल कौन सा रोल प्ले करेगा? सन या डॉटर। अब एक छोटी सी बात बता दो, इन तीनों में डिस्कशन होती है, इन तीनों में डिस्कशन होती है कि सर दिवाली है, दिवाली पे एक ना टीवी बाय करना है। अगर टीवी बाय करना है तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले किसकी सुनी जानी है? तो आप सब कहोगे सर ग्रैंडफादर की बात सुनी जानी है। उसी तरह से ए और डी में नंबर ऑफ सिंबल तीनों प्रेजेंट है। अगर तीनों सिंबल प्रेजेंट है तो सर किस सिंबल की सुनी जानी है? सिंबल की सुनी जानी का मतलब क्या है? वही सिंबल ट्रू होगा। तो सर ए के लिए ग्रेटर देन डी, यही बात को तो वो यहां लिख रहा है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग ये बात क्या हो जाएगी? ट्रू। क्या बात समझ पाए? शाबाश। एक बार अगेन फिर से देखते हैं। मैंने सर आपके सामने लिखा सर डी ग्रेटर देन एच। आपको बताना है क्या ये कंक्लूजन सही होगा या गलत होगा। देखो सर अब आप फर्स्ट टाइम चीजों को समझ रहे हो, सो आपको चीजों को समझने में टाइम लग रहा है। पेपर में क्या होगा, हमने चीजों को सीख लिया होगा, वहां पे हमें सिर्फ रिफ्लेक्ट करना है। और आप देखोगे सर 2 दिनों के बाद जब हम अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद कहोगे सर मैं 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लेता हूं इसके ऊपर। क्लियर सर? जब हम इसका क्विज लेंगे ना संडे वाले दिन तो आप खुद कहोगे सर हाँ भी वाकई में 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो मैंने पूछा सर डी ग्रेटर देन एच क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? मतलब ये बात क्या है? वकील अपनी बात को रखता है, चेक कौन करेगा? जज। जज के पास गए, ये डी और ये एच, तो डी और एच के सिंबल ही डिसाइड करेंगे। इक्वेशन कौन सी है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो इस रूल को फॉलो करेंगे। अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो डी ये है, एच ये है, ये तीनों सिंबल प्रेजेंट है। अगर तीनों सिंबल प्रेजेंट है तो पहली प्रेफरेंस किस सिंबल की होनी है? सर ग्रेटर देन की। अगर ग्रेटर देन की होनी है तो कंक्लूजन कैसे बन के आएगा? डी ग्रेटर देन एच। इसी बात को तो वो यहां लिख रहा है, तो मतलब ये सेंस क्या है? ट्रू। क्या बात समझ पाए? अगर यहीं पे ऐसा होता C ग्रेटर देन इक्वल टू H, फिर बताओ क्या होता? शाबाश। 1 सेकंड का टाइम आपके पास। हाँ जी सर। अब आप देख रहे हो सर C ये है और सर H ये है, इन्हीं के बिटवीन के सिंबल आंसर देंगे सर। तो बड़े सारे सिंबल आए, बट ऑर्डर कौन सा? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो इन्हीं 3 को बार बार रिपीट होना है, या इन्हीं में से किसी 2 को। अगर ये 3 सिंबल प्रेजेंट है तो सर पहली प्रेफरेंस किसकी होनी चाहिए थी? सर ग्रेटर देन की, मतलब ग्रैंडफादर की। बट ये किसको दे रहा है? सर ये तो ग्रेटर देन मतलब फादर को दे रहा है। अगर ये फादर को प्रेफरेंस दे रहा है तो ग्रैंडफादर क्या करेगा? गुस्सा नहीं कर जाएगा? गुस्सा करने का मतलब क्या है? ये कंक्लूजन की सेंस को क्या कर देगा? फॉल्स। क्लियर सर? ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ग्रैंडफादर लिख रहा हूं। जब आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे उसके बाद आपको सीधा ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू से मतलब रखना है। क्लियर सर? कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, राजा वजीर और आपकी प्रजा, कुछ इस तरह से। अगर मैं बात करूं स्कूल का प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट, तो आपको पता है 3 बंदे प्रेजेंट हो गए तो पहली किसकी सुननी है? तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें हैं। क्लियर सर? शाबाश। अगेन मैं एक कंक्लूजन और पूछ रहा हूं आपसे, फिर हम दूसरे कंक्लूजन पे आएंगे। मैं पूछ रहा हूं सर बी ग्रेटर देन एच। सर बी ये है, एच ये है, इक्वेशन क्या है सर? शाबाश। सिमेट्रिक ऑर्डर। सिमेट्रिक है तो बताओ कंक्लूजन क्या होगा? सर आपको बी से कहां जाना है सर? एच तक। अगर बी से एच जाना है सर बड़े सारे सिंबल, बट इन सारे सिंबल में पहली प्रेफरेंस किसकी है? अगर तो इक्वेशन में ग्रैंडफादर प्रेजेंट है तो सर उसी की पहली प्रेफरेंस रहेगी, मतलब वही कंक्लूजन को क्या कर सकता है? ट्रू। इसके अलावा बाकी कोई भी सेंस होती सर तो ये दोनों सेंस क्या मानी जानी थी? फॉल्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप चीजों को समझ चुके होंगे अच्छे से कि सर कब हम इस ग्रेटर देन की प्रेजेंस को
ग्रेटर देन को प्रेफरेंस दे रहे होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस कंक्लूजन की, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, शाबाश। तो सर आपको बी से कहां जाना है, ई तक। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप बी से ई की तरफ जाओगे तो अब आपने कितने सिंबल देखे सर, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। कहने का मतलब ये सिंबल 2 बार लिखा है, बट है तो एक ही अपने आप में। तो कहने का मतलब आपके सामने कितने सिंबल आए, 2 सिंबल। क्लियर सर, अगर 2 सिंबल है तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में, मतलब एक फादर है और एक आप लोग हो, तो दोनों अगर प्रेजेंट हो तो पहली किसकी सुनी जा रही है सर, फादर की। तो ये भी किसकी सुन रहा है सर, फादर की। तो अगेन सेंस क्या करो जाएगी, ट्रू। क्या ये बात समझ पाए? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। और कुछ कंक्लूजन लेते हैं सर, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाओ। शाबाश। अब मैं इस तरह से चीज़ों को लिखने जा रहा हूँ, शाबाश। मेरे को जल्दी से बता दो, क्या ये कंक्लूजन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? देखो यार, कुछ स्टूडेंट अब जो लेस देन के सिंबल को पढ़ते हैं ना, तो वो यहाँ पे आके एक फिर नए रूल के ऊपर काम करते हैं। तो मैं नहीं चाहता आप चीजों पे टाइम वेस्ट करो। अब आपके सामने अगेन क्वेश्चन तो ऐसे लिखा गया, कंक्लूजन तो ऐसे लिखा गया, बट आपका रीड करने का तरीका क्या होगा सर, बी ग्रेटर देन एच। क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता सर, कोई प्रॉब्लम? एग्जामिनर ने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, तो बी ग्रेटर देन एच। तो आपने देखो, आपने अपने दिमाग में चीजों को समझना है और दिमाग में चीजों को रखना है, मन में ही चीजों को रखना है। सर बी बड़ा किससे है, एच से। सर बी से एच जाना है, बड़े सारे सिंबल, बट फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी आनी है सर, ग्रेटर देन की। दे भी किसको रहा है सर, ग्रेटर देन को। तो सेंस क्या हो जाएगी, ट्रू सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी 3 सिंबल प्रेजेंट होंगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी होगी सर, ग्रेटर देन की। सेकंड वन पे किसकी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू की। और थर्ड वन पे किसकी होगी, इक्वल टू की। सेकंड वन का मतलब क्या है, जब इन 2 सिंबल के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा होगा तो फिर इसको हमें ट्रू करना है। पॉइंट क्लियर है? और जब तीनों में कंपैरिजन किया जा रहा है तो फिर हमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी देनी है, ऑलवेज ग्रेटर देन की, सेंस की। क्या ये बात क्लियर की? शाबाश। एक और कंक्लूजन फिर बता दो मेरे को, लास्ट वन। सर मेरे को एक बात बताओ सर, एफ लेस देन ए। शाबाश। मतलब ये तो एक कंक्लूजन था, बट आपने कैसे रीड करना आप जानते हो सर, बताओ। शाबाश। मतलब कंक्लूजन मतलब वकील, वकील ने बात को रखा, डिसाइड कौन करेगा, जज। तो जज के डिसाइड करने के लिए पढ़ना कैसे है सर, ए ग्रेटर देन एफ। सर ए ग्रेटर देन एफ, ए से एफ बड़े सारे सिंबल, चाहे ये सिंबल 2 बार लिख दे चाहे 3 बार लिख दे, बट पहली प्रेफरेंस तो इसी की रहनी है सर। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या बात समझ पाए? अगेन एक और कंक्लूजन और बता दो सर मेरे को, ई। शाबाश। एक और बता देना इसके बाद। सर बताओ ट्रू या फॉल्स? तो सर आपने कैसे रीड करना सर, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई। मतलब आपको ए से कहां जाना है, ई तक। ए से ई सिमेट्रिक ऑर्डर, सिमेट्रिक ऑर्डर तीनों सिंबल में पहली प्रेफरेंस किसकी होनी थी सर, ग्रेटर की, क्योंकि ए से ई पहली प्रेफरेंस तो ग्रेटर की थी, बट सेंस में क्या ग्रेटर की लिखी गई है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू। सो कंक्लूजन फॉल्स। कहने का मतलब जब चीजें आपके अकॉर्डिंग होगी, आपके अकॉर्डिंग मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग होगी तो ऑलवेज ट्रू, अगर इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो ऑलवेज क्या करनी है, फॉल्स। क्या ये बात समझ पाए? अगेन यहाँ पे जैसे देखो सर ए ग्रेटर देन ई, सर ए से ई पहली प्रेफरेंस इसकी थी, ऐसा ही लिखा गया। कहने का मतलब जब चीजें इसके अकॉर्डिंग लिखी रही होगी तो ऑलवेज ट्रू, अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो ऑलवेज फॉल्स। क्या बात समझ पाए? तो ये एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। हाँ सर, एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने है, स्टेटमेंट दी गई है, कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं। पेपर में जो कंक्लूजन होंगे सर भाई साहब वो आपके सामने हर क्वेश्चन के 2-2 होंगे, बट यहाँ नंबर ऑफ लिखने का मतलब ये है आप चीजों के कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। क्लियर सर? फर्स्ट अगर मैं बात करूं, स्टेटमेंट है। बच्चा क्या करता है, हमेशा पेपर में जब स्टेटमेंट आती है तो वो स्टेटमेंट को रीड करना शुरू कर देता है। कभी भी स्टेटमेंट को रीड नहीं करना होता, सबसे पहले आपको रीड किसको करना होता है, कंक्लूजन को। जैसे यहाँ कंक्लूजन क्या है सर, एम ग्रेटर देन आर। क्या ये बात क्लियर है? तो सर अगर एम ग्रेटर देन आर है, आपको एम से कहां जाना है, आर तक। सर एम से कहां जाना है सर, आर तक। यही सिंबल डिसाइड करेंगे। अब आप देख रहे हो चीजों का फेस लेफ्ट तरफ नहीं है, राइट तरफ है, बट अगर राइट तरफ है, अगेन क्वेश्चन क्या है सर, सिमेट्री की ही तो है।
सब सिंबल का फेस एक ही तरफ तो ओपन है। अगर ये ऐसा होता, अब मेरे को ये बताओ R से M क्या ये सिमेट्रिक ऑर्डर रहा? सर यहां तक तो ऑर्डर मेंटेन है, आगे जाके फेस क्या हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? थर्ड एग्जांपल में अभी इसी कंसेप्ट को समझेंगे सर। तो जब भी इस तरह का केस आए तो फिर आपका ऑर्डर सिमेट्रिक नहीं होगा, समझेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। फिलहाल इस एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। इस केस में अगेन ऑर्डर क्या आपका सिमेट्रिक ऑर्डर, सिमेट्रिक ऑर्डर है तो अगेन वही रूल फॉलो किया जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस सर किसकी होगी, ग्रेटर की, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, और लास्ट वन इक्वल टू। जानते हो सर? तो बताओ जल्दी से, m ग्रेटर देन r ट्रू होगा फॉल्स होगा? सर आपको कहां से जाना है, m से r तक, बड़े सारे सिंबल, बट m की तरफ कौन सी सेंस, फर्स्ट सेंस ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं फिर आपको सर एज इट दिख रहा है, बट सर इसको वो ऐसे भी तो लिख सकता है। सो तभी मैंने कहा कि आपको एक ही सिंबल को देखना है, हमेशा जिस साइड फेस ओपन होगा उसी को क्या मानना है, सब्जेक्ट, और m ग्रेटर देन r आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या बात समझ पाए? अगर आपको किसी भी कंक्लूजन में प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट में लिख देना, मैं उसको कंक्लूजन को जब जूम पे, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 10 बजे लाइव आएंगे जूम पे, आपके साथ मैं कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, किस अप्रोच के साथ सॉल्व करने होते हैं, उन चीजों को समझेंगे। क्लियर सर? नेक्स्ट, m ग्रेटर देन इक्वल टू q। शाबाश। आपको m से कहां जाना सर, q तक। सर m से कहां जाना सर, q तक। आप बच्चे क्या कहते हैं, सर ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ट्रू ही होगा। भाई साहब उनके बीच में दादाजी भी तो प्रेजेंट है। हम 10 बंदे डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और दादाजी लास्ट चेयर पे है, बट है तो प्रेजेंट है ना क्वेश्चन में। उसी तरह से फर्स्ट प्रेफरेंस m के लिए क्या होगी, ग्रेटर देन, बट क्या यहाँ उसके अकॉर्डिंग लिखी जा रही है, रूल के अकॉर्डिंग? नहीं सर, तो सेंस क्या होगी, फॉल्स। कंक्लूजन का मतलब वकील बात कर रहा है, सही भी हो सकती है फॉल्स भी, बट डिसाइड कौन करेगा, जज। जज मतलब ये। क्लियर? u ग्रेटर देन p। सर u से कहां जाना है, p तक, बड़े सारे सिंबल, पहली प्रेफरेंस ऑब्वियसली ग्रेटर मिल गया, सिमेट्रिक है तो ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट आगे जाके हम चीजों को और शॉर्ट करते चलेंगे। r ग्रेटर देन m। सर r बड़ा है m से, ये बात को लिखा, डिसाइड कौन करेगा सर, ये। अब आप एक बात को बताओ, सर यहां लिखा है r बड़ा है m से, बट यहां पे क्या आपको चीजें एज इट दिख रही हैं? होना क्या चाहिए सर, होना ये चाहिए था कि m ग्रेटर देन r। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ट्रू करता, बट ऐसा नहीं है तो फिर क्या कर देंगे, फॉल्स। पॉइंट क्लियर है? और जल्दी करने के लिए r के लिए सेंस क्या है, छोटी दी गई है बट यहां तो बड़ी आ गई, क्या छोटी चीज कभी बड़ी हो सकती है सर, फॉल्स। क्या बात समझ पाए? नेक्स्ट, t इक्वल टू p। t से कहां जाना है सर, p तक, बड़े सारे सिंबल, बट पहली प्रेफरेंस दादाजी यहां नहीं बट यहां है, t के लिए तो ये ग्रेटर देन ही हुआ, तो ये कंक्लूजन आपके अकॉर्डिंग है क्या, पहली प्रेफरेंस तो इसकी होनी चाहिए थी, बट वकील दे इसको रहा है तो फॉल्स। अगला देखो, t ग्रेटर देन p, क्या मिल गई वही बात, ट्रू। नेक्स्ट वन, m ग्रेटर देन इक्वल टू q। शाबाश, m ग्रेटर देन इक्वल टू q। m से कहां जाना आपने, q तक भाई साहब, बड़े सारे सिंबल, बट पहली प्रेफरेंस m के लिए ग्रेटर देन, यहां तो ऐसा नहीं लिखा गया, सो कंक्लूजन फॉल्स। नेक्स्ट वन, u ग्रेटर देन q। शाबाश, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। सेकंड एग्जांपल, 8th कंक्लूजन, ऐसे लिख के ट्रू या फॉल्स, मैं हर एक के कमेंट को जरूर रीड करूंगा। क्लियर सर? ताकि मेरे को पता चले आप कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे। क्लियर सर? और मैं कमेंट में इसका आंसर जरूर बताऊंगा। क्लियर सर? शाबाश। चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। हाँ जी सर, अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करूं, अगेन आपके सामने कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं, मैं चाहता हूं एक बार खुद से सॉल्व करूं, क्योंकि पहले 2 कंक्लूजन फर्स्ट 2 एग्जाम्पल में बेस्ड हैं। शाबाश। तो बताइए, h ग्रेटर देन m। सर इतनी इक्वेशन तो सिमेट्रिक ही है, अगर सिमेट्रिक है, फर्स्ट सिंबल ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों में पहली प्रेफरेंस किसकी होनी चाहिए थी, अकॉर्डिंग टू रूल ग्रेटर की, लिख भी वैसे रहा तो ट्रू। अगर ये ऐसा लिखा गया होता सो कंक्लूजन क्या हो जाता सर, फॉल्स। क्या बात समझ पाए? नेक्स्ट देखो, c ग्रेटर देन m। तो आपको c से कहां जाना है, शाबाश, m तक। सर c से कहां जाना है, m तक। तो मेरे को ये बताओ, क्या इक्वेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है? c से m की इक्वेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक है तो रूल फॉलो होगा, c से m पहली प्रेफरेंस सर, c के लिए ग्रेटर देन, c के लिए ग्रेटर देन, तो अगेन कंक्लूजन क्या हुआ, ट्रू। क्या बात समझ पाए? शाबाश। नेक्स्ट बताओ,
यहाँ पे आप एक नए कंसेप्ट को सीखोगे। सर जे से कहाँ जाया जा रहा है? सर सी तक। सर जे से जब सी की तरफ जाया जा रहा है, सर जे से जब सी की तरफ जाया जा रहा है तो यहाँ तक तो सर इक्वेशन सिमेट्रिक है, यहाँ भी सिमेट्रिक है, बट यहाँ जाके क्या सिमेट्रिक रही? तो कहने का मतलब जब भी आपकी इक्वेशन सिमेट्रिक ना हो, क्या बन जाए? उस केस को क्या बोलते हो? असिमेट्रिक ऑर्डर। क्या ये बात क्लियर की सर? जब भी आपकी इक्वेशन सिमेट्रिक नहीं होगी तो वो उसको किस कैटेगरी में काउंट किया जाएगा? असिमेट्रिक ऑर्डर। असिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या सर? जे और सी। पॉइंट क्लियर है? किस तरह से पता चलेगा? एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कहने का मतलब किसी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, कंक्लूजन के किसी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अगर ये दो ऑपोजिट सिंबल की सेंस आ रही है, ऐसे नहीं या ऐसे हो, तो इनके बेस पे जितने भी कंक्लूजन होंगे ना भाई साहब, वो सारे के सारे क्या किए जाएंगे? फॉल्स। क्या ये बात समझ पाए? फिर से देखते हैं एक बार। मैंने क्या कहा? जब भी किसी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में ये दो ऑपोजिट सिंबल आ जाएं, या तो ऐसे या तो ऐसे, तो इनके जितने भी कंक्लूजन होंगे वो ऑलवेज क्या माने जाएंगे? फॉल्स। चाहे उन दोनों के नीचे इक्वल टू हो, चाहे किसी एक के नीचे हो या हो ही ना। इक्वल टू यहाँ कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होगा, इक्वल टू यहाँ कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होगा, रोल प्ले करेगा ऑपोजिट सिंबल। अगर दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में ऑपोजिट सिंबल हैं तो उसके बेस पे पूछे हाँ, सारे के सारे कंक्लूजन क्या माने जाएंगे सर? फॉल्स। क्या ये बात क्लियर की? अभी जब एग्जांपल में देखेंगे तो आप चीजों को समझ जाएंगे। क्लियर सर? जैसे यहाँ पे क्या है सर? जे से कहाँ जाना? सी। सर जब आप जे से सी जाते हो ना सर, m इक्वल टू n, मतलब m लिख लो या n लिख लो, बात तो एक ही है। सर ये देखो क्या ऑपोजिट सिंबल की सेंस आ रही? कहने का मतलब जब भी दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का फेस आपस में क्या होगा? या तो इस तरह से ऑपोजिट या तो इस तरह से ऑपोजिट। चाहे दोनों के नीचे इक्वल टू है, किसी एक के है या एक के नहीं है, इक्वल टू का कोई रोल नहीं है। जब भी किसी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में ऑपोजिट सिंबल होंगे तो उन दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑलवेज क्या होंगे? फॉल्स। कहने का मतलब ये जे और सी, इन्हीं के बीच में तो ऑपोजिट की सेंस आ रही है, तो इसके बेस पे हम कभी भी कंक्लूजन को ट्रू नहीं कर पाएंगे, ऑलवेज क्या करेंगे सर? फॉल्स, कि हम नहीं बता पाएंगे। अगर मैं बात करूं ऐसा क्यों हुआ, उस बात को भी समझ लेते हैं सर। देखो सर, एक बात मेरे को ये बताओ, जैसे मैंने एक छोटी सी बात को कहा, मैंने कहा सपोज अगर क्लासरूम होती तो मैं थोड़ा एक और डिफाइन कर सकता था क्लास के एग्जाम्पल के साथ, बट यहाँ पे इसी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। देखो सर, अगर मैं बात करूँ सर तो मैं h से n तक का रिलेशन बता सकता हूँ। क्लियर सर? h से किसका रिलेशन बता सकता हूँ? एक बार और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक राम है, राम ग्रेटर किससे है? श्याम से। मतलब राम की हाइट जो है वो बड़ी किससे है? श्याम से। साथ में इक्वेशन ऐसी मिल जाती है गगन। इसका मतलब क्या है कि गगन की जो हाइट है वो बड़ी किससे? श्याम से। राम श्याम से बड़ा है, गगन श्याम से बड़ा है। क्या इन दोनों में कोई कंपैरिजन हो रहा है? क्या इन दोनों की कोई अरेंजमेंट बन पा रही है? कहने का मतलब इन दोनों में क्या आ रहा है? ऑपोजिट्स की सेंस आ रही है कि नहीं आ रही? ऑपोजिट की सेंस का मतलब क्या है कि इनमें एक अरेंजमेंट ही नहीं बन पाई। अगर अरेंजमेंट ही नहीं बन पाई तो मैं कैसे बता सकता हूँ राम बड़ा होगा या गगन बड़ा होगा? सो ये जब भी ऑपोजिट के कंक्लूजन होंगे तो इनके कंक्लूजन ऑलवेज क्या माने जाएंगे? फॉल्स। अगर कंक्लूजन में होता राम ग्रेटर देन गगन तो फॉल्स होता, अगर होता गगन ग्रेटर देन राम तो ये भी क्या माना जाता? फॉल्स। क्या ये बात क्लियर है? बात समझ पाए? जब भी असिमेट्रिक, मतलब किसी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में असिमेट्रिक की सेंस आए तो उसके कंक्लूजन ऑलवेज क्या माने जाएंगे सर? फॉल्स। क्या बात क्लियर है सर? शाबाश। अगला कंक्लूजन जल्दी से, m ग्रेटर देन q। देखो सर, चीजों को बेसिक से समझ रहे हैं, मैं ऑलवेज जीरो से पढ़ाता हूँ, सो चीजों में टाइम लग रहा है। जब आप चीजों को समझ जाओगे, अब आप क्वेश्चन को करके देखना, क्वेश्चन सॉल्व। m ग्रेटर देन q। सर m से कहाँ जाना सर? q तक। सर जब मैं m से q जाता हूँ तो सर ये देखो ऑपोजिट सिंबल की सेंस मिल रही है, सर ये देखो ऑपोजिट की मिल रही है। फॉल्स। तो टाइम नहीं लगने वाला। अब आपने कंसेप्ट समझ लिया तो टाइम नहीं लगेगा। विश्वास रखो, कंटेंट पे विश्वास रखना मेरे, और मेरे पे विश्वास रखना मेरे बच्चों। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे जो स्टूडेंट नहीं तैयारी कर रहा, आप देखोगे आप उनसे काफी आगे निकल चुके होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। क्लियर सर? बट पेशेंस रखना और थोड़ा टाइम जरूर रखना। 14 वीक के हैं भाई साहब, उसने 14 वीक,
क्लियर सर? टाइम है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो इस एग्जांपल में क्या लिखा गया, c ग्रेटर देन इक्वल टू h। अगर मैं c से h की तरफ जा रहा हूं तो आप देख रहे हो यार, c से h की तरफ आने पे आपको ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हैं। ऑपोजिट सिंबल तो ऑलवेज कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स। अभी आपने असिमेट्रिक ऑर्डर से इस बात को समझा। नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करूं तो सर d ग्रेटर देन n, तो d से कहां जाना भाई साहब, n तक। देखो d से n जाने के लिए आप अगेन देख रहे हो ऑपोजिट सिंबल, तो कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स। सो अभी तक अगर मैं रिपीट करूं चीजों को तो आपने दो कंसेप्टों को पढ़ा डायरेक्ट फॉर्म के अंदर। फर्स्ट वन योर सिमेट्रिक ऑर्डर और नेक्स्ट वन योर असिमेट्रिक ऑर्डर। सिमेट्रिक ऑर्डर में आपको किन रूल को फॉलो करना है, फर्स्ट वन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, पहली प्रेफरेंस, सेकंड और थर्ड। और असिमेट्रिक ऑर्डर में सारे के सारे कंक्लूजन क्या होंगे, फॉल्स। जल्दी से मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके एग्जाम में इस तरह से पहले दो कंक्लूजन आ रहे हैं तो आपका आंसर क्या होगा भाई साहब, शाबाश। तो दोनों कंक्लूजन ट्रू होने पे आपका आंसर क्या होगा, बोथ 1 और 2 फॉलो। अगर आपके पेपर में इस तरह से होता ऑप्शन, ये सेकंड और 3, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो ऑप्शन क्या होता, ओनली 1 फॉलो। क्लियर सर? शाबाश। जल्दी से मेरे को इसका भी बता दो एक बार। इस केस में आपका आंसर कौन सा क्लिक हो रहा होगा, शाबाश, नाइदर 1 नॉर 2। उम्मीद कर रहा हूं आप चीजों को मेरे साथ साथ समझ रहे होंगे अच्छे से। चलते हैं जी एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। हाँ सर, चलते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो इस तरह के क्वेश्चन आपके नॉर्मली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहले क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपके क्लरिकल के एग्जाम में, बट अगर मैं पीओ की बात करूं तो पीओ में वो बड़े क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, थोड़े क्वेश्चनों को वो कॉम्प्लिकेट कर देता है कॉमो को लगा के। क्लियर सर? स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को सीखते चलेंगे। क्लियर सर? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं एग्जांपल नंबर 4, मैं चाहता हूं एक बार जल्दी से सॉल्व कर दो। पहले मैं बेसिक से करूंगा सॉल्व और देन फिर मैं क्वेश्चन को अप्रोच के साथ। शाबाश। अब आप देख रहे हो सर, ए इस तरह से स्टेटमेंट है सर पहला कंक्लूजन तो आपने कहा कंक्लूजन को पढ़ना होता है, ए से कहां जाना है, ई की तरफ, ए ग्रेटर देन ई। सर जब आप ए से ई जा रहे हो सर, कॉमा आ गया, तो कॉमे के केस में भाई साहब क्या करना होता है, आपको ऑलवेज कॉमे को हटाना होता है। कॉमे को हटाने के बाद शाबाश, जल्दी से कुछ पॉइंट लिखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिमूव दिस कॉमा। आफ्टर दैट आपको क्या करना होता है, कंबाइन दी इक्वेशन कंबाइन करने का तरीका क्या रहने वाला सर, जैसे ये सी है और ये सी क्या है, कॉमन। अगर सी कॉमन है तो ये एक ब्रिज का काम करेगा और यहां से इक्वेशन आपकी कंबाइन हो जाएगी। जल्दी से देखते हैं, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी और सी एक ही बात है, सी मतलब इस पे मर्ज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू डी और ग्रेटर देन ई। तो मतलब इससे जो इक्वेशन बन के आई ना यार, वो ये आई। और इस इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते हो सर पहला कंक्लूजन ए ग्रेटर देन ई, ए से ई जाना है, शाबाश। ऑर्डर कौन सा, शाबाश, सिमेट्रिक ऑर्डर। सब सिंबल में पहली प्रेफरेंस किसकी सर, शाबाश, ग्रेटर की। देवी किसको दी जा रही है, ग्रेटर को, तो कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू। क्या बात समझ पाए? कॉमे के केस में आपने कॉमे को हटा के क्या करना होता है भाई साहब, मेक दी अरेंजमेंट। मेक दी अरेंजमेंट किससे, जो वेरिएबल कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे सी नाम का वेरिएबल क्या था, कॉमन, तो यहां से इक्वेशन आपकी मर्ज हो जाएगी, मतलब कंबाइन हो जाएगी। नेक्स्ट कंक्लूजन, b ग्रेटर देन इक्वल टू e, तो सर b से कहां जाना है, e से e तक, तो सर b से e सर 3 सिंबल, मतलब कहने का है 2 ही है, इनको 2 बार लिखा गया। इन सिंबल में एक आपका ग्रैंडफादर है, एक फादर है, तो b से e में पहली प्रेफरेंस किसकी होनी थी सर, ग्रेटर की। बट क्या यहाँ आपके अकॉर्डिंग लिखी जा रही है, आपके मतलब क्या यहाँ रूल के अकॉर्डिंग लिखी जा रही है, नहीं सर, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो शाबाश, इसका आंसर बोल दो जल्दी से। तो इस केस में इसका आंसर क्या होगा, शाबाश, ओनली फर्स्ट इज फॉल्स। जल्दी से मेरे को इस कंक्लूजन का बताओ सर, इसको कैसे रीड करोगे, इसको रीड करेंगे सर बी ग्रेटर देन ई, तो सर बी से ई, फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रेटर ही है, तो कंक्लूजन ट्रू। नेक्स्ट शाबाश, जल्दी से ए ग्रेटर देन डी, ए से डी, अगेन कंक्लूजन ट्रू। तो शाबाश, आंसर बता दो, शाबाश, बोथ 1 और 2 फॉलो। क्लियर सर? मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। अगर जो इनरोल स्टूडेंट अगर उनको डाउट रहेगा इस क्वेश्चन में, तो वो जूम पे मेरे को इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे हम फिर से। जल्दी से 5th क्वेश्चन पे आओ, शाबाश। मैं रब कर देता हूं ऊपर वाला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, शाबाश।
फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है जी, आप देख रहे हो यहाँ पे कॉमा सर, क्लियर सर, यहाँ पे कॉमा सर। एक बार उस क्वेश्चन की अप्रोच देख लेते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन को रब कर दिया जल्दी में, क्या स्टेटमेंट थी, ऐसा ही कुछ था। चलो सपोज ये एक स्टेटमेंट है, उसको भूल दो। कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन ई, आपको देखना ये ट्रू होगा। दूसरा आपको देखना था बी ग्रेटर देन ई, ऐसे कुछ था कंक्लूजन, है ना। चलो इस कंक्लूजन को देख लेते हैं कि विदाउट मर्ज हमें क्वेश्चन को मन में कैसे करना होता है। ठीक है जी, आप लोगों को एक बात को देखना सर, जो कॉमन है ना, ये जो सी है ना, यही आपको आंसर देने वाला है। कैसे सर, आपको ए से सी का कंक्लूजन फाइंड करना है कि जब मैं ए से सी की तरफ जाऊंगा, देखो ये ऑर्डर कौन सा, सिमेट्रिक। अगर असिमेट्रिक होता तो कंक्लूजन फॉल्स हो जाना था, क्लियर सर। बट अगर सिमेट्रिक है तो आंसर देगा ये। ए से सी की तरफ जाना है, और आप जानते हो जब आप ए से सी की तरफ जाओगे तो क्या यही बात सही होगी? क्या ये बात मानते हो? और जब आप सी से ई की तरफ जाओगे, सी तो कॉमन है, क्या यही बात सही होगी? क्या ये बात मान रहे हो? अब मेरे को ये बताओ, ए से ई की तरफ अगर जाना हो तो क्या इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है? इसी बात को तो ये लिख रहा होगा। क्या समझ पाए बात? इस वाले स्टेप को अगेन मन में करो अपने, शाबाश। जैसे यहाँ पे बी से कहाँ जाना है, ई तक, तो आप देख रहे हो बी से सी जाना है और सी से ई, बट सी ग्रेटर देन ई है। देखो सर ओपन करके बता देता हूँ, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यहाँ सी से ई, सी ग्रेटर देन ई, तो बी से ई किसको प्रेफरेंस मिलेगी पहले सर? ग्रेटर को। किसको मिल रही है? ग्रेटर को। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या बात समझ पाए? तो कहने का मतलब आपको चीजों को ये नहीं कि मर्ज करने लग पड़ना, आपने उधर इक्वेशन बनाने लग पड़ना है। आप बिगिनर हो, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस में दूंगा उससे आपने क्वेश्चनों को स्टेटमेंट कंबाइन करनी है। बट जब आप 3-4 क्वेश्चन कर लोगे ना भाई साहब, तो इस कॉमे को आपने मन में करना होगा। देखते हैं इसी अप्रोच को एग्जांपल नंबर 5 में, शाबाश। देखो फर्स्ट कंक्लूजन, आर ग्रेटर देन डब्ल्यू। अगर मैं बात करूं आर बड़ा किससे है? डब्ल्यू से। इस बात को चेक करना है, तो आपको पहले कहां जाना है? आर से पी तक, शाबाश। मन में ये बताओ, आर से पी तक जाने की कंडीशन क्या होगी? क्या भाई साहब यही होगी, आर ग्रेटर देन पी? क्या ये बात मानते हो? आपको आर से पी तक जाना है, तो सबसे पहले, क्योंकि पी ही तो क्वेश्चन डब्ल्यू तक पहुंचा रहा है हमें, क्या बात समझ पा रहे हो? तो आर से पी तक के लिए मन में बताओ क्या यही सेंस ट्रू होगी? और पी से डब्ल्यू की अगेन ये सेंस है, तो फिर आर ग्रेटर देन डब्ल्यू ट्रू ही तो होगा। क्या बात समझ पाए? जल्दी सेकंड कंक्लूजन, एस ग्रेटर देन आर। एस से कहां जाना है? आर तक। देखो एस से आपको जाना आर तक, कॉमन ब्रिज का काम करेगा पी, तो आप पहले एस से कहां जाओगे? पी की तरफ, फिर पी से कहां जाओगे? आर की तरफ। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मन में आपने अच्छे से समझ लिया होगा, सर क्या ऐसी इमेज ही तो क्रिएट हो रही है, बट यहां तो ऑपोजिट सिंबल मिल गया सर। अगर ऑपोजिट है, असिमेट्रिक है, असिमेट्रिक का तो कंक्लूजन क्या होगा? फॉल्स। क्या बात समझ पाए? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप चीजों को समझ रहे होंगे। तो जल्दी से आंसर बता दो। फिर आंसर क्या रहने वाला सर? शाबाश, ओनली फर्स्ट फॉल। क्लियर सर? 2-4 क्वेश्चन करने के बाद कोशिश करो कि आप इक्वेशन ना बनाओ यार, मन में चीजों को सॉल्व करो। और ये चीज कब आएगी? जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ। क्लियर सर? चलिए 6 एग्जांपल पे, शाबाश। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं मन में ही करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है सर? पहले कंक्लूजन ने कहा m ग्रेटर देन w। अब मेरे को एक बात बताओ, आप m यहां देख रहे हो, w यहां देख रहे हैं, कॉमन ब्रिज कौन हो सकता है सर? आपका t। बट यहां तो t प्रेजेंट ही नहीं है सर। अगर t प्रेजेंट नहीं है तो सर t इक्वेशन नहीं बना पाएगा, मतलब m से w तक की इक्वेशन नहीं बन पाएगी। अगर आपकी इक्वेशन भी ना बन पाए तो मतलब वो भी केस किसके पास जाएगा? शाबाश, असिमेट्री के पास। उस केस में भी ये कंक्लूजन क्या होगा? फॉल्स। कहने का मतलब जब यार उन दो बंदों में रिलेशन ही नहीं बन पाया तो मैं कैसे बता सकता हूं कौन बड़ा और कौन छोटा? क्या बात समझ पाए? चलिए अगला, p ग्रेटर देन n। अब आपको p से कहां जाना है? शाबाश, n की तरफ। तो पहले कहां जाएंगे? p से d की तरफ। सर p बड़ा है d से, ये बात मन में देख ली। आगे d बड़ा किससे है? n से। अगर p d से बड़ा है और d n से बड़ा है तो फिर p n से भी तो क्या होगा? बड़ा ही तो होगा। तो p ग्रेटर देन n क्या होगा? ट्रू। क्या बात समझ पाए? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज के इस टॉपिक को आपने अच्छे से क्लियर किया होगा। आज का ये जो लेक्चर रहेगा ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब पे। इससे जो नेक्स्ट आप चलेंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उनकी भी एक अप्रोच को देखेंगे, एक ट्रिक को देखेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका होता है कोडेड
इनक्वालिटी, ठीक है जी, ये मेंस में आती है। इसके लिए हम एक ट्रिक को लेके आएंगे जो हम स्पेशल बैच में बच्चों को पढ़ाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब बड़े कम बच्चों को इस ट्रिक के बारे में पता होगा, ये बात मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये, अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ और प्रॉपर वे में इस वीडियो को देखा होगा तो आपको इनक्वालिटी का फर्स्ट कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर सर? बाकी जो स्टूडेंट अभी भी चाहता है इनरोल करना इस बैच को, तो वो इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर दो सर। आप जैसे जानते हो यार, कल 6 तारीख है, तो एक्सपेक्टेड है कि आपकी जेके बैंक की नोटिफिकेशन आ जाएगी। नोटिफिकेशन आने का मतलब क्या है सर? डेफिनेटली आप जानते हो 20 जून को एग्ज़ाम भी, एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म भी आने वाला है। सो गाइस डोंट वेस्ट योर टाइम, मैं तो यही कहूँगा सर, क्योंकि 14 वीक के ही हैं, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी ने 14 वीक के हैं, तो ऑब्वियसली भाई साहब काम तो होगा ही होगा।